तो ग्रेविटेशन में हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन में जो बेसिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कोई भी दो पॉइंट मासेस हैं m1 एंड m2। ये m1 एंड m2 है। दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन, हर जो मास है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा। ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्टिव होगा और सेंट्रल होगा। सेंट्रल का मतलब क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर के अलोंग। अब जैसे मान लो कि इसमें मैं ये पूछूं कि इसमें अगर ये चीज पूछा जाए कि अगर मान लो कि दो पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स है एयर में, एयर में जो फोर्स है वो है F, कि अगर इन दोनों मासेस को हम प्लेस करते हैं एयर में और फोर्स है F, और जो वाटर में पूरे सिस्टम को, दोनों मासेस को अगर हम वाटर में सबमर्ज कर देते हैं तो फॉर F डैश, तो क्या आंसर होगा? F इज इक्वल टू F डैश, F ग्रेटर देन F डैश और F लेस देन F डैश। A होगा, B होगा और C होगा। इक्वल टू सेम होगा, ए होगा। कि इसमें जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में यही डिफरेंस है, क्योंकि ये जो G है, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट थ्रू आउट मीडियम, थ्रू आउट यूनिवर्स। किसी भी दो पॉइंट मासेस के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है कि अर्थ है और मून है। अर्थ, मून ने मान लो अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन फॉर एग्जांपल, 100 न्यूटन का, तो मून भी अर्थ के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? तो ये जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये भी क्या होगा? 100 न्यूटन का ही होगा। मतलब m1 पे जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा m2 पे भी सेम होगा। ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होगा, सेंट्रल होगा, अट्रैक्टिव होगा और कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव का मतलब है कि पाथ इंडिपेंडेंट, फोर्सेस जो इसका वर्क डन होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा, अगर मल्टीपल हमें फोर्सेस फाइंड करने हैं तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। मतलब अगर मल्टीपल पॉइंट मासेस हैं, तो मल्टीपल पॉइंट मासेस के वजह से जो फोर्सेस किसी पार्टिकल पे एक्ट करेंगे तो उनको हम वेक्टर वाइज ऐड कर सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम। तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, अब इसमें जैसे मान लो कि इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करोगे कि ये ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ये 3 पॉइंट मासेस हैं MM,
और these three masses are moving on a circular path. These masses are moving on a circular path due to their gravitational force of attraction. Gravitational force of attraction की वजह से ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं. इनकी स्पीड है v, ये v है, ये v है, और ये भी जो है v है. तीनों की वेलोसिटी. और ये ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड. These three particles are moving on a circular path due to their gravitational force of attraction. Then find the speed of each particle. थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करके कोई आंसर. और कोई आंसर? ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, इसमें दोनों पॉइंट हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा F. ये मास जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा F, पॉइंट मास है, ये फोर्स अप्लाई करेगा F. तो F का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, gm × बाई r स्क्वायर. अब 60 डिग्री पे दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हैं F और F, तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 60 करेंगे तो वहां से आ जाएगा √3f. जो इसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू √3f. ये हो जाएगा √3f डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. अब इसकी जो रेडियस है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या हो जाएगी? तो रेडियस हम ज्योमेट्री से फाइंड करेंगे. ये सेंट्रॉइड के ऊपर रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ये हमारा मान लो r है. तो r को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. इस परपेंडिकुलर पे ये मीडियन है, और मीडियन का 2/3 होगा ये, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. जो r है, r इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, इसका 2/3. ये cos ये √3/2 इंटू 2/3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3. तो जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू a बाई √3. जब कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी, उसकी रेडियस नोन है, उसकी वेलोसिटी नोन है, उसके ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स नोन है, √3 है. तो हम यहाँ से इक्वेट कर देंगे कि जब सर्कुलर पाथ पे है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू √3f, और f को यहाँ पे पुट कर देंगे. f इज इक्वल टू g m स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इस पार्टिकल का, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई r. तो r होगा a बाई √3, a इंटू √3. ये √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट होगा, a से a कैंसिल आउट होगा. जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू gm बाई a, तो ऐसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कि हमें सुपरपोजिशन यूज करके मल्टीपल फोर्स भी फाइंड करना है, और उसमें कोई और भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. नेक्स्ट अगर हम फोर्स, किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल पे, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, सेंट्रल है. मान लो कि ये पॉइंट मासेस नहीं है, मतलब हमें फाइंड करना है कि ये रॉड है, और ये रॉड की जो लेंथ है वो है L, और ये डिस्टेंस है A. ये है मास, टोटल मास है m, और ये पॉइंट मास है m1, या इसको भी m लेते हैं. तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू दिस रॉड? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू द रॉड. तब यहाँ पे क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, gm1m2 बाई a स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रिक्टली वो जो फॉर्मूला है वो वैलिड है. किसके लिए वो फॉर्मूला वैलिड है?
सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ओनली, पॉइंट मास है नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम एक एलिमेंट लेके एलिमेंट वाइज इंटीग्रेट करेंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से हम एग्जिस्टेंस पे क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिस्टेंस ले लिया और एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट की लेंथ है dx। इस एलिमेंट का मास क्या होगा, dm। वो मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, इनटू लेंथ। ये हो जाएगा dm। अब व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस dm एंड दिस मास m, तो यहाँ से हो जाएगा df, df इज इक्वल टू g m इंटू dm डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब सारे एलिमेंट इस पे सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सारे एलिमेंट सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। हो जाएगा जी एम जो कांस्टेंट है, जी एम कांस्टेंट है, यहाँ पे है m बाई एल इंटीग्रेशन, हो जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेंगी, मतलब इस पूरे रॉड को हमें कवर करना है, तो एक्स की वैल्यू वैरिंग फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, हो जाएगा ए से प्लस। नेट फोर्स आएगा, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स, और ये हो जाएगा ए से प्लस एल। वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स, इसको पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा ए वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल, तो ये हो जाएगा एल ए प्लस एल माइनस ए, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस एल। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करेंगे कि कोई भी अगर सिस्टम रिजिड बॉडी टाइप का है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, तो उस केस में नेट फोर्स हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो पॉइंट मासेस है या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें बस हमें इंटीग्रेट करना होगा, बट बेसिक लॉजिक रहेगा सेम। तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलमोस्ट सेम है। ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे हम इसको लिख सकते हैं Eg, ग्रेविटेशन को डिनोट करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये भी बोलते हैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। वहाँ पे होता था चार्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा पर यूनिट टेस्ट मास बाय m नॉट। मतलब कि अगर हमें कोई पॉइंट मास है, उस पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ये m है, और यहाँ पे ये r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने मास को प्लेस किया है m नॉट, जिसको बोलते हैं टेस्ट मास। तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा g mm नॉट बाई r स्क्वायर एफ जी, और डिवाइडेड बाई मास, ये m नॉट से हम डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसी पॉइंट मास की वजह से सेम एग्जैक्टली जैसा कि पॉइंट चार्ज की वजह से होता था, वहाँ पे होता था kq बाई r स्क्वायर। बट वहाँ पे दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, वो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन जो हो जाएगी वो टुवर्ड्स द मास। ऑलवेज किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो वो हर मास को जो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, इनवर्ड टाइप बोल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी इनवर्ड। तो अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस पॉइंट मास इन वेक्टर फॉर्म, तो हम इसको लिख लेंगे gm/r², और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप। व्हाट इज दिस आर कैप, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे, तो इस डायरेक्शन में होगा। ये पॉइंट है तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, तो आर कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, टुवर्ड्स। अब तो ये
पॉइंट मास के लिए है। तो पॉइंट मास के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का डेरिवेशन इसमें करते हैं, बट वो डेरिवेशन पार्ट तुम्हारे लिए अप्लाई नहीं होता है उतना। तो अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हमें फाइंड करना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना होगा, समझ पा रहे हो ये? हेलो हेलो, अभी ठीक है? साई कृपा अभी ठीक है? यस सर। यार तो थोड़ा तुम लोग रेस्पॉन्स करोगे तो अच्छा रहेगा, इससे कुछ हम लोग बेनिफिट ले लेंगे। ये टाइम से तुम कुछ नहीं बोल। साई कृपा अभी ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह से है। ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह से है, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड Gm/r² है। अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये ग्राफ जो है इस टाइप से होगा, और ये जो है एक्स एक्सिस के बिलो होगा, इस टाइप का होगा, ऐसे डायरेक्शन नहीं, ये एक्स एक्सिस के बिलो होगा। ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये हो जाएगी उससे सेपरेशन। ये नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है? नेगेटिव ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मास है, टुवर्ड्स द मास इस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बहुत सारे केसेस में फाइंड करना है। तो पॉइंट मास का हमने देखा, मान लो मल्टीपल पॉइंट मास होगा, तो मल्टीपल पॉइंट मास में हम कैसे फाइंड करेंगे? मल्टीपल पॉइंट मास में हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको डायरेक्शन वाइज ऐड कर देंगे, जैसे फोर्स को ऐड करते थे। अब हमारे लिए काम का है, एक है शेल थ्योरम, काम का है एक शेल थ्योरम। वो थ्योरम ऐसा थ्योरम का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कहना ये है कि जैसे मान लो कोई थिन शेल है, थिन शेल है जिसका मास है स्मॉल m, थिन शेल है और इसकी रेडियस है r। तो हमें क्या करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है, एक बार इनसाइड पॉइंट पे, एक बार जो है आउटसाइड पॉइंट पे। तो जो शेल थ्योरम है वो ये बोलता है कि इनसाइड के हर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो जीरो होती है। किसी मैट्रिक्स से जो कोई भी इनसाइड का पॉइंट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होती है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होते हैं। और आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर r लेस देन r, और फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए ये शेल थ्योरम बोलता है कि ये इस पॉइंट के लिए वो उतना ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा जितना कि ये पूरे मास को हम सेंटर पे लोकेटेड एज्यूम कर लें। तो सेंटर पे अगर लोकेटेड एज्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा Gm/r² फॉर r ग्रेटर देन r। ठीक है, ये है। और इसी के बाद फिर अगर मान लो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर लिखना है तो V, जो V होगा इनसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -Gm/कैपिटल R फॉर r लेस देन r, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा अगर देखोगे तो E इज इक्वल टू dV/dr होता है। सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है तो dV/dr जीरो है, मतलब पोटेंशियल में चेंज जीरो है और पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव -Gm/r। और आउटसाइड के लिए जो है वो पॉइंट मास की तरह से बिहेव करेगा, तो पोटेंशियल भी आउटसाइड में पॉइंट मास की तरह से ये देगा। तो ये दो रिजल्ट हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं। ये ज़्यादातर तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज़ है। क्या यूज़ है कि इसके बाद हम फाइंड करते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलेरेशन है, मैं सपोज करो कि ये सॉलिड स्फीयर है, तो ये सॉलिड स्फीयर है, तो इस सॉलिड स्फीयर का मास है m और रेडियस है इसकी r, मास है m, रेडियस है इसकी r। तो हमें फाइंड करना है कि आउटसाइड पॉइंट पे किसी आउटसाइड पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो जैसे ही हम ये शेल थ्योरम हम जानते हैं कि शेल के बाहर चले जाएंगे तो पूरा शेल कैसा बन जाएगा? पॉइंट मास की तरह से। तो ऐसे ऐसे तो अब ये सॉलिड स्फीयर के वैलिड है, क्योंकि हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे शेल समझ सकते हैं। सो मेनी शेल्स आर
कंबाइंड। तो हर शेल के लिए पॉइंट क्या, बाहर का पॉइंट है, तो बाहर से अगर कोई देखेगा तो उसको क्या दिख रहा होगा, ये पॉइंट मास की तरह से दिखना चाहिए। तो इस r डिस्टेंस पे व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मान लो हम यहाँ पे m नॉट प्लेस करते हैं तो दिस m नॉट इज इक्वल टू g कैपिटल M इंटू m नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये हमने लिख लिया डायरेक्ट शेल थ्योरम से ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरह से बिहेव करता है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाई m नॉट, ये हो जाएगा gm बाई r स्क्वायर, gm बाई r स्क्वायर। अब अगर ये जो स्फीयर है वो अर्थ है, अगर ये स्फीयर अर्थ है तो हम उसको बोल देते हैं, यहां से देखो ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास, तो ये क्या दे देगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का के वजह से एक्सेलरेशन। तो वो हमने जो अभी डिफाइन किया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ये जो दोनों है वो दोनों सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे हम ये जो लिखते हैं जी इज इक्वल टू, अगर ये सरफेस पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करेंगे अगर सरफेस पे होगा ये, तो जी एम बाई आर स्क्वायर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर अर्थ के केस में, तो ये सरफेस पे हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी यही है, या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के केस में उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, तो ये क्या है, ये ई जी है, ग्रेविटेशनल फील्ड ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन आता है, रेशियो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई ऐसा एक प्लैनेट है जिसके लिए जिसका मास जो है अर्थ के मास का डबल है, रेडियस हाफ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, m/4 और वो सारी चीजें पुट कर देंगे, तो वो आसान वो रेशियो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक इक्वेशन जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी के टर्म्स में, कि डेंसिटी के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो वो अगर याद रहा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार डेंसिटी का रेशियो देता है। तो अगर हम इस अर्थ को यूनिफॉर्म डेंसिटी लेते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यू, 4/3 पाई आर ई क्यू। कई जगह पे क्या है, क्योंकि ये जी की वैल्यू हमें नोन है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू तो है 6400 किलोमीटर। तो कई बार हमें जी इंटू एम ई की वैल्यू अगर पुट करनी होगी तो उसको हम पुट कर सकते हैं जी इंटू आर ई का स्क्वायर, जी इंटू आर ई का स्क्वायर, जी इंटू आर ई का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें नोन है 9.8, और ये है आर ई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस रो के टर्म्स में m बाई आर ई क्यूब क्या हो जाएगा, m बाई यहाँ से ले लोगे आर ई स्क्वायर ले लोगे, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g इंटू एम ई बाई आर ई स्क्वायर इज वॉट, 4/3 पाई रो आर ई, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ से डेंसिटी के टर्म्स में इसको याद रख सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। अब दूसरा सेक्शन है हमारा ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशंस, कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज, ये जो है ये 4/3 पाई रो जी इंटू ये डेंसिटी है,